हेलो एवरीवन, मैं तनुजा चंद्राकर। अभी आगे पहले वीडियो में हमने आदर्शवाद की शिक्षण विधियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसे ही आगे हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आदर्शवाद तथा शिक्षण विधियाँ क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधि कौन कौन सी है। तो फर्स्ट है प्रश्न विधि, नेक्स्ट है खेल विधि, नेक्स्ट है सरल से जटिल विधि, नेक्स्ट भाषण तथा व्याख्यान विधि, नेक्स्ट है आगमन तथा निगमन विधि, नेक्स्ट वार्तालाप विधि, एक तर्क विधि और एक है प्रश्न विधि। तो एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो फर्स्ट है प्रश्न विधि। तो बच्चों को प्रश्न पूछकर उनसे उत्तर पूछना चाहिए, जिनसे क्या है बच्चे एक्टिव रहे, वो प्रश्नों का उत्तर वो अपने तर्क के द्वारा उनका उत्तर वो खोज सके, जिससे क्या है उनका मानसिक विकास हो। यानी आदर्शवाद है वो प्रश्न विधि का फेवर करते थे। नेक्स्ट है वार्तालाप विधि। तो वार्तालाप विधि का मतलब ये होता है कि संप्रेषण करना, एक दूसरे से डिस्कस करना, वार्तालाप करना, जिससे क्या है बच्चों में अगर डिस्कस करते हुए अगर वो पढ़ाई करते हैं तो क्या है बच्चों का एक से भले दो लोगों के जितने भी लोग हैं वहां पर उन सबका फर्क पड़ता है, एक दूसरे से ज्ञान लेते हैं वो। तो वो आदर्श विधि यानी कि आदर्शवाद के जो भी प्लेटो सुकरात हैं, इन लोग हैं, वो वार्तालाप विधि का फेवर करते थे। एक है खेल विधि। तो खेल विधि यानी कि खेल में बच्चों को इस तरीके से शिक्षा देना जिससे बालक का मानसिक विकास हो सके। यानी कि खेल ऐसा हो जैसे आप देखे हैं कई टाइप का शतरंज है या कई टाइप के ऐसे गेम हैं जिससे बालकों का मानसिक विकास होता है। एक है आगमन एवं निगमन विधि। तो आगमन तथा निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि। आगमन विधि में वाक्य व्याकरण शिक्षण का आधार है तथा छात्रों को नियम देकर उदाहरणों का स्पष्टीकरण किया। आगमन निगमन में बच्चों को नियम देकर उदाहरणों का इनकी नियम दिया जाता है, उसके बाद नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं, है ना। नियम दिया जाता है, उसके थ्रू उदाहरणों का स्पष्टीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है भाषण तथा व्याख्यान विधि। भाषण तथा व्याख्यान विधि जो पुरानी पद्धति है कि टीचर बोलते हैं और स्टूडेंट सुनता है, यानी एक तरह से ये क्या है कि भाषण विधि है कि टीचर जो भी बोले उसको स्टूडेंट सुने और उसको अपने दिमाग में बढ़ाए। तो ये है भाषण तथा व्याख्यान विधि, जिससे क्या है बच्चे उसे सुने, समझे और उसे अपने दिमाग में बिठाए। नेक्स्ट है सरल से जटिल विधि। सरल से जटिल विधि का मतलब ये है कि बच्चों को शिक्षण के समय सरल से सरल विधि का उपयोग करना चाहिए, ताकि बालक को समझने में सरलता से जटिल विधि का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को पहले सरल चीजें सिखाएं, उसके बाद ही थोड़ा टफ यानी कि थोड़ा कठिन चीजें समझाएं। नेक्स्ट है तर्क विधि। तर्क शक्ति यानी कि बच्चों को तर्क शक्ति के आधार पर शिक्षा देना चाहिए, ताकि हम जो उन्हें ज्ञान दे रहे हैं उसे समझने में आसानी हो। नेक्स्ट है आगे हम शिक्षण विधि, ये तो हो गया शिक्षण विधि के बारे में हमने डिस्कस किया अभी तक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आदर्शवाद एवं अनुशासन, यानी कि वो बच्चों को कैसा अनुशासन देना चाहते थे। तो वो बच्चों को ये चाहते थे कि शिक्षा का कर्तव्य है कि बालकों में अनुशासन बनाकर रखे, उसे अपने जीवन के उच्च आदर्शों को अपनाकर ही बालकों को प्रभावित कर सकता है। इनकी कैसे होना चाहिए, उनके हिसाब से टीचर को ऐसे अनुशासन बना सके, क्योंकि ऐसे अनुशासन में रखना चाहिए बच्चों को कि ताकि वो उनके आदर्शों को ही, इनकी जैसे टीचर अनुशासन में है वैसे ही उसको अपनाकर, उनके आदर्शों को अपनाकर वे उनको इनकी अगर टीचर आदर्श है, इनके अनुशासित हैं, तो जिससे क्या है कि बालक भी उसी तरीके से उस आदर्श को अपनाकर वैसे ही बन सके। यानी जैसे टीचर्स रहेंगे वैसे ही उनका मानना है कि बालक भी उसी तरीके से आत्म अनुशासित रहें, कि जैसे टीचर आदर्श बन के रहेंगे वैसे बालक भी उन्हीं की तरह उनको फॉलो करके उसी तरीके से वो उनके तरह अनुशासित रहे।
तो वो 3 टाइप के अनुशासनों का फेवर करते हैं। एक तो आत्मानुशासन, एक तो है आत्मदृष्टि और एक तो है आत्मविश्लेषण। तो इसका मतलब ये होता है आत्मानुशासन, यानी कि वो बच्चों को इस तरीके से कुछ कार्य दे दिया जाए या हेडिंग दे दिया जाए, इनको ऐसे काम दे दिया जाए जिससे वो खुद अनुशासित हो जाए, यानी कुछ गलत काम ना करते हुए उनको ये जिम्मेदारी रहे कि वो खुद वो अपना आत्मानुशासित हो। एक है आत्मदृष्टि, यानी कि एक तरह से कि वो अपने खुद का अपना आकलन करे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए। और एक होता है आत्मविश्लेषण, यानी कि वो इस चीजों का विश्लेषण वो करे कि क्या सही है क्या गलत है। यानी ये आदर्शवाद है, वो 2-3 टाइप के अनुशासन का वो फेवर करते थे। नेक्स्ट है आदर्शवाद एवं शिक्षण। तो आदर्शवाद कैसे शिक्षक चाहते थे? तो वो आदर्शवाद ऐसे शिक्षक चाहते थे जो छात्र को अभिप्रेरित करने वाला हो, स्वाध्यायी एवं शिक्षण देना चाहिए। यानी कि शिक्षक ऐसे होना चाहिए जो छात्र को अभिप्रेरित करने वाला हो और स्वाध्यायी एवं शिक्षण देना चाहिए। शिक्षक को छात्र का मित्र, हितैषी व पथ प्रदर्शक, यानी ऑब्वियसली शिक्षक को कैसा होना चाहिए, मित्र जैसा, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, उनका हित करने वाला होना चाहिए और वो जो भी ज्ञान दे रहे हैं कि जो भी वो पढ़ रहा है बच्चा, उनपे पथ प्रदर्शक की तरह होना चाहिए। एक दो और कैरेक्टर वो चाहते थे आदर्शवाद शिक्षक के लिए, कि शिक्षक को जीवन कला में निपुण एवं चरित्रवान होना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए? जीवन कला में निपुण होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए। नेक्स्ट है यानी में प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। उनका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर स्टूडेंट्स है वो खुद उनसे अट्रैक्ट हो, अभिप्रेरित हो। तो व्यक्तित्व उनकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि वो प्रभावकारी हो, जिससे बच्चा खुद उनसे एक तरह से उनसे आदर्श ले कि उनको ऐसे प्रभावशाली होना चाहिए। उनकी पर्सनालिटी में ही सारी चीजें, व्यक्तित्व में ऐसा झलकना चाहिए कि स्टूडेंट उनसे यानी एक तरह से उनकी इज्जत करे, उनसे ज्ञान लेने के लिए भी प्रेरित हो। अब आते हैं हम विद्यालय के बारे में, आदर्शवाद एवं विद्यालय। तो विद्यालय कैसा होना चाहिए? तो विद्यालय के बारे में उन्होंने ये कहा है कि इनके अनुसार शिक्षा को देशभक्ति का विकास करना है, अतः स्कूल का वातावरण भी ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति के निर्माण में सहायक हो तथा वातावरण एवं अध्यापक की सहायता से तार्किक चिंतन, सृजनात्मक योग्यताओं तथा बालक की तर्क शक्ति का विकास उचित दिशा में किया जा सके। यानी विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जहां बालक का कैसा होना चाहिए, कि एक तरह से चाहते थे कि विद्यालय कैसा होना चाहिए कि जिससे बालक का पूर्णतः विकास हो। नेक्स्ट है आदर्शवाद तथा छात्र। आदर्शवाद के अनुसार स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए? तो स्टूडेंट्स ऐसे होना चाहिए, शिक्षार्थी में उच्च संकल्प शक्ति होनी चाहिए, यानी कि बच्चा ऐसा हो कि वो संकल्पित हो कि उन्हें ये शिक्षा लेनी है। नेक्स्ट है वह मूल्यों में विश्वास रखने वाला हो, यानी जो बच्चा है वह अनुशासित, यानी कि एक तरह से वैल्यूज की कद्र करने वाला होना चाहिए। एक है उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसे विनयशील होना चाहिए, उसे गुरु भक्ति में लीन होना चाहिए, यानी कि टीचर्स की वो भक्ति करने वाला होना चाहिए। वह ईश्वर में विश्वास रखना होने वाला चाहिए, यानी कि वह धार्मिक हो। वह सबका हित चाहने वाला होना चाहिए। उसे न्यायप्रिय होना चाहिए, यानी कि जो भी देख रहा है जो गलत है उसके प्रति उनकी बोलने वाला उनकी न्यायप्रिय होना चाहिए। उसे सद्गुणों से युक्त होना चाहिए, उनमें जो भी है वो अच्छे कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसे निर्णय लेने में समर्थ होना चाहिए, यानी कि आदर्शवाद के अनुसार छात्र ऐसे हो जो स्वयं निर्णय ले सके, निर्णय लेने में किसी और पे डिपेंड ना हो। नेक्स्ट है आदर्शवाद के गुण। आदर्शवाद के क्या क्या गुण थे, क्या क्या कैरेक्टर्स थे, आदर्शवाद के क्या क्या गुण थे? तो फर्स्ट है आदर्शवाद शिक्षा में बालक को सत्यम शिवम सुंदरम जैसे गुणों का विकास होना। यानी एक तरह से ये गुण है कि क्या क्या गुण थे। नेक्स्ट है आदर्शवाद शिक्षा इस अर्थ में अद्वितीय है। नेक्स्ट है आदर्शवाद में शिक्षा को देवतुल्य माना है,
यह छात्र तथा बालक के इनकी आदर्शवाद के अनुसार आप देखेंगे और भी दूसरे वाद है, वहां पे शिक्षक को उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है जितना आदर्शवाद में दिया गया है। यहाँ पे शिक्षक को देवते के तुल्य से इनकी गुरु को एक तरह से भगवान के रूप में माना गया है। नेक्स्ट है आदर्शवाद शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व का आदर किया गया है। नेक्स्ट है यह शिक्षा आत्मानुशासन के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। यानी अभी अनुशासन के बारे में हमने बताया था कि आदर्शवाद में किस टाइप के अनुशासन को प्रोत्साहित दिया है, तो वहां पे आत्मानुशासन यानी कि बालक खुद से अनुशासित हो, उनको ऐसे कुछ काम दे दिए जाए जिससे वो खुद से वो अनुशासित हो जाए। नेक्स्ट है आत्मचरित्र के विकास पर बल। तो ये है आदर्शवाद के गुण, जो आदर्शवाद ने गुण जो आदर्शवाद में गुण थे, क्या क्या कैरेक्टर्स थे, ये सारी। अब आदर्श अगर गुण है तो कुछ दोष तो होगा ही, तो क्या क्या दोष थे ये भी इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आदर्शवाद के क्या क्या दोष थे। तो फर्स्ट है आदर्शवाद शिक्षा का उद्देश्य न केवल अमूर्त है वरन इनका संबंध ही मातृशक्ति। अमूर्त का मतलब ये होता है कि जो चीज दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए ही यहाँ पे इनकी जो क्या है आदर्शवाद शिक्षा का उद्देश्य क्या है, अमूर्त है, क्योंकि वो आध्यात्मिक मूल्यों इन पे ही ज्यादा उनके ऊपर जोर दिया गया है कि जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, यानी कि वो ये कि आध्यात्मिक चीजों पे जो अदृश्य है उन पे ज्यादा ट्रस्ट करने वाले हैं। एक है आदर्शवाद शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति है, सामान्य छात्र शरीर के अनुभूति के स्वर तक रहते हैं, है ना। यानी आदर्शवाद शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आत्मानुभूति, यानी अपने आत्मा की अनुभूति करे। पर क्या है कि बच्चे क्या है शरीर की अनुभूति के स्तर तक ही इनके अपने शरीर की ही अनुभूति तक रहते हैं। नेक्स्ट है आदर्शवाद में ज्ञानी आलोचना से परे होता है, वह कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट है आदर्शवाद विचार एवं मन पर, यानी कि एक तरह से क्या है, एक तरह से कहना चाहिए कि आदर्शवाद विचार एवं मन पर अधिक बल देता है। नेक्स्ट है आदर्शवाद आदर्शों की बात करता है किंतु प्राप्त करने की विधि पर विस्तृत विवेचन नहीं किया गया है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। लास्ट आप उपसंहार लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।